हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सिविक्स में जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी, प्रैक्टिस सेट 1 लिया था जिसमें 125 क्वेश्चन थे, तो मैंने 60 क्वेश्चन आपको करा दिया था। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज पहले की वीडियो जरूर देखें और वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएं और उसे देख लें, क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे क्वेश्चन जरूर कीजिए और उसे सॉल्व करिए। उसमें से जो कठिन चीजें हैं उसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका ज्ञान और आपका याद क्या है वह स्थायी हो जाती है, तो जल्दी आप भूलेंगे नहीं और आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें और कमेंट करें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और दोस्तों में भी शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले की वीडियो जो भी मैंने अभी तक अपलोड किया है उसे वो वीडियो देख लें। मैं लेक्चर वीडियो और क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस सब करा रही हूँ। हिस्ट्री और सिविक्स दो सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविक्स में हमारा 60 क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला करा दिया था और इसमें हमारा बी राइट आंसर था, जिसमें कि परिवार या कुटुंब सामाजिक विकास की प्रथम इकाई है और तृतीय प्रधान परिवार प्रणाली के समर्थकों में सन हिंदी में इनका क्या है, महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो हम चलेंगे अब 61 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत? तो 61 का हमारा राइट आंसर है, कौन मानता है राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है, ऐतिहासिक सिद्धांत। और आपको मैं बता दूं, मैंने ऐतिहासिक सिद्धांत आपको पढ़ा दिया है, विकासवादी सिद्धांत पढ़ा दिया है, जो भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत है मैंने आपको करा दिया है। अगर आप पहले की वीडियो जरूर देखें। 62 क्वेश्चन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया? बालफोर समिति में, बेबरिज प्रतिवेदन में, न्यू डील नीति में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी, यानी बेबरिज प्रतिवेदन में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेबरिज प्रतिवेदन में। 63 क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? हाबमैन, अब्राहम, लास्की, टीच ग्रीन? तो हमारा इसमें राइट आंसर है ए, ये कथन है हाबमैन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य था, एक दार्शनिक सत्य था, एक वैधिक कल्पना था या एक विवेकशील अनुबंध था? तो हब्स के अनुसार क्या था? सामाजिक समझौता। 64 का हमारा राइट आंसर एक दार्शनिक सत्य था, यानी बी हमारा राइट आंसर है, एक दार्शनिक सत्य था हब्स के अनुसार सामाजिक समझौता। और मैंने ये भी आपको लेक्चर वीडियो में कराया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पॉपर, टीएच ग्रीन? 65 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है डी, टीएच ग्रीन। किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो टीएच ग्रीन के द्वारा किया गया है। 66 क्वेश्चन है, जॉन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी मैकियावेली से, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, हॉब्स से, अस्टिन से? तो ये राइट आंसर है बी, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से यह कहा जाता है कि संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी जॉन बोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? श्रमिक संघवाद का, मार्क्सवाद का, श्रेणी समाजवाद का या फेबियनवाद का? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 67 क्वेश्चन का बी, मार्क्सवाद का सिद्धांत था, जिसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है, यह मार्क्सवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रभुता मूलतः संकट काल सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज केटलिन, एच जे लास्की, वाल्टर लिपमैन, एच क्रेप? तो इसका राइट आंसर हमारा है बी, एच जे लास्की। तो ये लास्की का सिद्धांत था, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है?
कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा राइट आंसर है 69 का उदारवादी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या है? रात्रि के पहरेदार क्या है? रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है, तो उदारवादी सिद्धांत हमारा समर्थन करता है। 70 क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, शासक और शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना और संगठन, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर है हमारा 70 का। नेक्स्ट है हमारा 71, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है विधि एवं समयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। तो इसका हमारा राइट आंसर है, ये हमें कूट मिलाना है, कूट के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 71 का बी, यानी 1 और 2 और 3 ये सही है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? 72 का ए है हेराल्ड लास्की, बी है मैकाइवर, सी है लॉर्ड ब्राइस और लॉर्ड एक्टन। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ देती हूँ क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा ये फोटो लेने में हल्का सा धुंधला हो गया है। तो यह है, किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है, यह है क्वेश्चन। और ए है हेराल्ड लास्की, बी है मैकाइवर, सी है लॉर्ड ब्राइस और डी है लॉर्ड एक्टन। तो 72 का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, सी। 73 है, निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है कि एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, यह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। तो ये लीकॉक, सीले, डायसी, डेविड ईस्टन, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, यह डायसी का कथन है। यह डायसी ने परिभाषा दी है कि संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो या जार। ठीक है, ऐसा था कि बहुत से देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन में एकात्मक शासन विद्यमान है और जिसकी मुख्य विशेषता एक केंद्रीय शासन के हाथों में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है। तो डायसी ने यह कथन कहा था। और सर्वोच्च विधायी सत्ता का एक केंद्रीय शक्ति द्वारा स्वाभाविक प्रयोग इसका विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण संस्थात्मक व्यवस्था का नहीं है? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय, प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, शक्तियों का पृथक्करण। तो 74 का हमारा राइट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। संस्थात्मक गुण, कौन सा गुण संस्थात्मक व्यवस्था का नहीं है? तो यह शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, निम्न लिखित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? तो निम्नांकित में से, ये क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का, संघात्मक शासन व्यवस्था का, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का है ये अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है 75 का सी एफ स्ट्रोंग, ए है, बी है एच फाइनर और सी है एच सी ब्रिज, के सी हियर। तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा हमारा के सी हियर। ठीक है, के सी हियर, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये समझना पड़ा। ठीक है, तो ये है के सी हियर। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मात्मक सरकार का लक्षण है? संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यकारी प्रमुख की सर्वोच्चता,
तो 76 का हमारा राइट आंसर है ये, संविधान की कठोरता। अध्यात्मक शासन का सरकार का लक्षण है, तो संविधान कठोर होता है जिससे उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कहा गया, मतलब अध्यात्मक शासन का एक लक्षण है संविधान की कठोरता, संविधान इसमें कठोर होता है। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष स्पीकर से जुड़ी हुई है? 77 क्वेश्चन हमारा ये। तो ये कॉमन सभा, ग्रेट ब्रिटेन, प्रतिनिधि सभा, यूएसए, लोकसभा भारत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ये कॉमन सभा, जो ग्रेट ब्रिटेन में है। वह इंग्लैंड में एक बार स्पीकर, सदा के लिए स्पीकर की परंपरा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर पद पर कार्य कर रहा है सामान्यतः उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है, ठीक है। और सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, पहले के स्पीकर को ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। इसीलिए कहा गया एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष थे। परंपरा कहाँ पे है? ब्रिटेन में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? लास्की, गिलक्राइस्ट, गैटिल, गार्नर। तो राइट आंसर है गिलक्राइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है? कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है? ब्राइस, बर्क, लासबेल, लावेल। तो इसका राइट आंसर है लावेल, डी, ठीक है। हमारा 80 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नांकित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? वाल्टर लिपमैन, लॉर्ड ब्राइस, एल लावेल, एल डब्ल्यू डॉब। तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये वाल्टर लिपमैन। क्या है क्वेश्चन? जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है, तो ये कथन है, जो है ये विचार है किसका? वाल्टर लिपमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्यात्मक यानी व्यावसायिक प्रतिनिधि के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मिल, ग्रीन, कोल, लास्की। तो राइट आंसर है सी, कोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण है? प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, सार्वजनिक मंच। तो इसमें हमें पूर्व देखना है कौन कौन सा इसमें है सही। इसका हमारा राइट आंसर है ये प्रेस, और दूसरा है राजनीतिक दल है, और चौथा क्या है? सार्वजनिक मंच। ये जनमत का अभिकरण है ये चीजों तीनों, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। और प्रेस, राजनीतिक दल और इसके सार्वजनिक मंच के अलावा इसमें रेडियो व दूरसंचार भी आते हैं, समाचार पत्र तो आते ही हैं, विधायी निकाय भी आते हैं, शिक्षा संस्थाएं आदि भी इसमें आती हैं, जो जनमत का निर्माण करती हैं, और प्रचार भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें से ये है 1 और 2 और 4। तो हमारा ये राइट आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लांडेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपसर्ग है? संस्थागत दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह, उत्तात्मक दबाव समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है इसमें ये संस्थागत दबाव समूह, ठीक है। तो ब्लांडेल ने दबाव समूह के निर्माण की प्रेरक तत्वों के आधार पर इन्हें सांप्रदायिक और संसर्गात्मक दबाव समूह कहा है। इन दोनों में से प्रत्येक को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। उसके आधार पर सांप्रदायिक समूह, प्रथागत तथा संस्थागत, और संस्थागत समूह संरचनात्मक तथा उत्तनात्मक होते हैं। तो ये है ये संस्थागत दबाव समूह। निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? हेनरी मेन, मैकाले, सिजविक या लीकी। तो राइट आंसर हमारा है डी, सिजविक था, महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था, ठीक है, सिजविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के। ये विचार है मॉरिस गिन्सबर्ग का, किम्बल यंग का, डबुडोब का, हरमन फाइनर का। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का यह कथन है, यह विचार है। 86 क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार
लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। ब्लंडसली, डब्ल्यू बी मुनरो, इस्मिन, जे एस मिल। तो 86 का राइट आंसर है डब्ल्यू बी मुनरो। ठीक है। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? हन्ना आरेंट, कार्ल पॉपर, एपी हंटिंगटन या सैमुअल जे एल्ड सरवेल्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर है सेवन का डी है, सैमुअल जे एल्ड सरवेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? 88 क्वेश्चन हमारा। विषय वस्तु को पद्धति यानी तकनीक से पूर्व होना चाहिए, वास्तविकता से संबंध, ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश, मूल्यों से स्वतंत्र विज्ञान। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। ये हमारा राइट आंसर है, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? एच जे लास्की, एच जे ट्यूनर, बी ओ की, एच जेगलर। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी यानी एच जेगलर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? कामंदक, शुक्र, सोमदेव, सूर्य, चंडेश्वर। तो कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? ये पूछा है, अर्थशास्त्र से कौन संबंधित नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर है डी, ये चंडेश्वर सम्मिलित नहीं है, बाकी कामंदक, शुक्र, सोमदेव, सूर्य ये सम्मिलित है। ठीक है। नहीं, 90 क्वेश्चन का फ्रेंड्स है ये क्वेश्चन है। मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? सॉरी, इसका राइट आंसर है बी, शुक्र। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, शुक्र। तो ये क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, शुक्र। ठीक है। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? अरि, मित्र, सामंत, विजिगीषु। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, सामंत। 92 है, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत अभिव्यक्त हुआ रामायण से, महाभारत से, अर्थशास्त्र से, मनुस्मृति से। तो इसका हमारा राइट आंसर है मनुस्मृति से। ठीक है, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, समस्त बुराइयों को उसी जगह समाप्त करती है जिस तरह अंधकार सूर्य को। तो मनुस्मृति से जो है ये मत अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? कथा साहित्य सागर, मेघदूत, योग वशिष्ठ, व्यास रचित महाभारत। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार से मिलते हैं? तो 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी व्यास रचित महाभारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी? जनपद, भुक्ति, नगर, ये सभी। तो कौन सी प्राचीन काल में इकाई राज्य प्रशासन से संबंधित थी? इसका हमारा राइट आंसर है ये जनपद। जनपद जो थी वो क्या था? वो राज्य, भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, जो लोक उपक्रम समिति है यह क्या है? अस्थायी नहीं है। सामान्यतः संसदीय जो समितियां होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ठीक है, अस्थायी समितियों का निर्वाचन या नियुक्ति प्रतिवर्ष या आवधिक रूप से की जाती है और इनका कार्य लगभग अनवरत चलता रहता है, जो अस्थायी समितियां होती हैं। और जो तदर्थ समितियां होती हैं उनका क्या होता है? आवश्यकता अनुसार
उनकी तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो प्रमुख अस्थायी समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति है, ये भी अस्थायी समिति है। और एक है सरकारी उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, ये सब अस्थायी समितियां हैं, लेकिन लोक उपक्रम समिति अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? और सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, विधिक संबंध, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये, सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की जो समानता है वह है सिर्फ इंडियन लोगों को, बाकी अगर बाहर के हैं तो उनको यह इस अधिकार में समानता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 15 है, मैंने मौलिक अधिकार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेक्चर वीडियो है मेरा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो लेक्चर वीडियो जरूर देखें। मौलिक अधिकार पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, 2-3 पार्ट में मैंने, और आपको अच्छी तरीके से पूरा मौलिक अधिकार अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 15 है उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद जो 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद जो 19 से वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद जो 29-30 है वह है अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, और ये सब अधिकार जो है वो जो मैंने अभी बताया वो यही है। तो 97 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद 21 जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, तो यह सब इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या वैधानिक है, या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है? तो क्या है राष्ट्रपति महाभियोग? एक 98 का हमारा राइट आंसर है बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके राष्ट्रपति की वीडियो जरूर देखें। यह किसका कथन है? 99, यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो। किसका है यह कथन? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 99 का हमारा राइट आंसर है ये, यह बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि यह प्रस्तावना जो है सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, इस संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित है, जो संविधान की हमारे प्रस्तावना है। तो ये अम्बेडकर जी ने ये चीज कही थी। 100 क्वेश्चन हमारा, राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उसमें विश्वास निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, या रूसो ने, हीगल ने? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य चट्टान से या शाह बलूत से नहीं पैदा होता, यह बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो उनमें निवास करते हैं। तो यह कहा है अरस्तु ने। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जी अस्टिन ने, केसी गियर ने, बी विल्सन ने, सी एफ स्ट्रांग ने? राइट आंसर है केसी गियर ने ये बुक लिखी है, फेडरल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, और राज्य विधि का शिशु में जनक दोनों है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का, लास्की का, कोकर का, हलैंड का? तो राइट आंसर हमारा इसमें है 102 का ए, मैकाइवर। राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों, यानी शिशु भी कहा है और जनक भी कहा है, तो ये मैकाइवर का कथन है। और अमेरिका के विख्यात समाजशास्त्री थे आर एस मैकाइवर, जिन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों है। कौन सी पुस्तक में लिखा है ये?
मॉडर्न स्ट्रीट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे आपको याद रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर कमेंट किया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें, हमें अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, ये है मॉडर्न स्टेट, यहाँ पे स्टेट आएगा। और ये है, इन्होंने इस बुक में इसे कहा है मैकाइवर ने। ठीक है, मॉडर्न स्टेट। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? अरस्तु, एकनिवास, माइकियावली, जीन बोदा। तो हमारा राइट आंसर है इसमें माइकियावली। शी हमारा राइट आंसर है, माइकियावली। इस एक विचारक के द्वारा राज्य की संरक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के, तो ये माइकियावली। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है, नैतिक नहीं है, विकासशील नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? सार्वभौम नहीं है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा? बर्क ने, लास्की ने, बर्कर ने, फाइनर ने। राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है एडमंड बर्क ने। इनका पूरा नाम है एडमंड बर्क। ठीक है, निम्न में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अरस्तु ने, बेंथम ने, मार्क्स ने, लास्की ने। तो हमारा राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स ए, अरस्तु ने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है। 107 का हमारा राइट आंसर है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। इसमें से हमारा राइट आंसर है ए, व्यक्तिवाद। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है यह वक्तव्य किस विचारक का है? प्लेटो का, अरस्तु का, प्रूधो का, मार्क्स का। तो राइट आंसर हमारा सी है, प्रूधो। ठीक है, ये प्रूधो लिखा हुआ है, फिर ऐसे करके प्रूधो लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह आलोचनात्मक कथन किसका है? कार्ल पार्पर, एच जे लास्की, ई बार्कर, सी हंट। तो 109 का हमारा राइट आंसर है डी, सी हंट। ठीक है, क्या है? सी, सी हंट। हमारा राइट आंसर डी है। 110 हमारा क्वेश्चन है, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। तो राइट आंसर हमारा इसमें है फ्रेंड्स ये, व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा 111, डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है दरिया से, मैकाइवर से, मार्गेनथाउन से, कामू से। तो हमारा राइट आंसर है बी, मैकाइवर से। ठीक है, किससे संबंधित है ये सिद्धांत? डिकंस्ट्रक्शन का ये संबंधित है सिद्धांत मैकाइवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन आपके आएंगे और आपको 125 का क्वेश्चन हल करना है। और 125 में अगर आपने 115 क्वेश्चन हल कर दिए, सही कर दिए, तो फिर आपको एडवांटेज मिले या न मिले किसी चीज का, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे एग्जाम। 112, द्वंदात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लेटनाउ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मार्क्स। द्वंदात्मक भौतिकवाद का शब्द का प्रयोग किया गया है मार्क्स द्वारा। निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? एच जे लास्की, हॉब्स, ग्राहम वालिस, लीकॉक। राइट आंसर है सी, ग्राहम वालिस। ठीक है, ग्राहम वालिस। 114 हमारा क्वेश्चन है, बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? सुल्ज, फाइनर, ब्राइस, बैरियट,
फाइनर का। ठीक है। 115 लोक प्रशासन की उन क्रियाओं ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स बी एल डी वाइट। ठीक है, डिवाल्टो और एल उर्बिक इसमें दिया है, तो यह है एल डी वाइट जो इसने परिभाषा दी है लोक प्रशासन क्रियाओं को ऑपरेशन को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। 116 है निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावते किसने कहा है? कहावते किसने कहा है? राइट आंसर हमारा इसमें सी हर्बर्ट साइमन ने कहा है कहावतें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतन भोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा है? हरमन फाइनर, फिलिप निग्रो, वेक्स वेबर, ओगलेन स्टाइल। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए हरमन फाइनर। किसने कहा यह? हरमन फाइनर ने कहा है कि सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतन भोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी, समस्या का निर्धारण, विकल्पों का निर्धारण या विकल्पों की पहचान। तो हमें इसको किस चरण में रखना है? निर्णय लेना है और किस चरण में हम इसे रखेंगे, इनका क्या क्रम होगा? तो इसका हमारा क्रम होगा बी, यानी एक किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी पहले हमें लेनी होगी, फिर हमें क्या करना होगा? समस्या का निर्धारण करना होगा, फिर हमें विकल्पों का निर्धारण करना होगा, उसके विकल्प क्या है, फिर हमें विकल्पों की पहचान करनी होगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चरण आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है। तो निर्णय लेने का सही चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, समस्या की व्याख्या करना होता है, समस्या की विश्लेषण करना होता है, वैकल्पिक जो समाधान होते हैं उनका विकास करना होता है, और विकल्पों में उसकी छटनी करनी होती है, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हमें क्या करना होता है? चयन करना होता है। तो ये है राइट आंसर हमारा इसमें से डी। लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम से विकास हुआ? क्लासिकी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल या मानव संबंधों का उपागम, नीति उपागम। तो इसमें हमें जो है देखना है आंसर, और नीति उपागम तो हमें ए बी सी में हमें ये देखना है कि कैसे इसका क्रम बनेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है। पहले फर्स्ट क्लासिकी उपागम, फिर है थर्ड मानव संबंधों का उपागम, फिर है सेकंड व्यवहारवादी, फिर है फोर्थ नीति उपागम लास्ट में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? 120 हमारा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और इसे हमें उत्तर देना है। ये कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। प्रशासनिक प्रशासक कितने अधिकारियों को निर्देशन दे सकता है? उच्च पदस्थ और अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध के दायित्व के स्तरों के एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम। सेकंड, नियंत्रण का दायरा, यूनिटी ऑफ कमांड, पद सोपान अधिक्रम, संयोजन। इसमें हमारा राइट आंसर हम कोड हम देखेंगे और मिलाएंगे, तो हमारा 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। आप इसे जरूर लिखें रजिस्टर पे क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद मिलान जरूर करें जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे युग्मों में से कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया है, यानी किसका मिलान सही नहीं है, इसमें हमें ये ढूंढना है। तो इसका हमारा अगर हम देखेंगे तो क्लास की संरचना, और फिर है मानव संबंध, औपचारिक संबंध, व्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञात्मक संगठन के 14 सिद्धांत। तो 121 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका मिलान सही नहीं है। ठीक है। 121 का मिलान सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, यानी व्यवस्था, पर्यावरण, मानव संबंध अनौपचारिक संबंध होते हैं, और क्लास की क्या होती है? संरचना होती है। 122 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः राज्य पर निर्भर करता है।
कमजोर देशों के हितों पर, शांति में सहयोग पर, निर्णय की मत पर, द्विपक्षीय पर, क्या कहते हैं, पहितों के मुद्दे पर। तो 122 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, बी, शांति एवं सहयोग पर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन, जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का जो संगठन है उसे क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है। और सार्क की जो स्थापना हो 7 देशों की सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए की गई थी। और 7-8 जो है दिसंबर 7 दिसंबर को और 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। यह देश है, कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़कर इसमें 8 हो गई है। सार्क देशों की संख्या 7 देशों से हुई थी, अब 8 हो गई है। ठीक है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया, नैम ने, नाटो ने, यूएन ने, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो राइट आंसर किसने, क्या है, यूएन। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया। कब किया गया, 3 नवंबर 1950। ठीक है, नवंबर 1950 को। को किया गया। ठीक है, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो यह है CUN। 124 क्वेश्चन हमारा, UNCTAD ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, UNCTAD, इसको कहते हैं अंकटाड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंकटाड ने मूलतः निम्नलिखित देशों को बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है। विवादों का संपूर्ण निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसमें राइट हमारा आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, बी। और एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, समाजवाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवन ने, लेनिन ने, माओ ने। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो रॉबर्ट ओवन ने किया था। और हमारा राइट आंसर है बी। और इसी के साथ हमारे 125 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। और ये फर्स्ट हमारा ये था प्रैक्टिस सेट, वो आज समाप्त हुआ है। अब हम सेकंड प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन थे। और उसे जरूर कुछ सारे क्वेश्चन देखें, हल करें। तो बस इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स।